नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 की गर्जना और मैं आपके साथ राजेंद्र थे। खबर लखनऊ से है। वहां पर बिजली विभाग कर्मियों पर पिटाई का आरोप लगा है और बिजली विभाग कर्मियों पर मां बेटे की पिटाई का आरोप है। लखनऊ के फैजुल्लागंज उपकेंद्र में पिटाई का आरोप है। गुहार लगाने के बाद भी मां बेटे की पिटाई का आरोप है और इसका वीडियो वायरल हो चला है। ये देखिए आप, ये वायरल वीडियो लखनऊ के फैजुल्लागंज का उपकेंद्र में मां बेटे की पिटाई का आरोप बिजली कर्मचारियों पर, बिजली विभाग के कर्मचारियों पर यह आरोप। लखनऊ के फैजुल्लागंज की घटना, उपकेंद्र में पिटाई का आरोप है। इसका वीडियो वायरल हो गया है। आरोप बिजली विभाग के कर्मचारियों पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आखिर ऐसी नौबत आई कैसे, वो भी उपकेंद्र के भीतर, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर आरोप है, ये इस बात को और गंभीर बना रहा है। सवाल यहां पर एबीपी गंगा के, क्या रिश्वत नहीं देने पर मां बेटे की पिटाई की गई? सवाल नंबर 1 है। मां बेटे ने रिश्वत नहीं दी तो क्या उन्हें पीटा गया? सवाल नंबर 2, बिजली विभाग के कर्मचारियों ने क्या रिश्वत मांगी थी? सवाल नंबर 3, पिटाई करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई क्या हुई? और ये बहुत बड़ा सवाल। सवाल नंबर 4, अधिकारियों ने अब तक इस मामले को अपने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? उन्हें लेना चाहिए था। सवाल नंबर 5, क्या बिजली विभाग में बिना रिश्वत के काम नहीं होता? ये एबीपी गंगा के प्रश्न इस सारे घटनाक्रम पर। आगे बढ़ते हैं। खबर उन्नाव से है। रोडवेज की बस ने खड़े डंपर में जोरदार टक्कर मार दी है। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ बताया जाता है। इस हादसे में ड्राइवर समेत करीब 25 सवारियां जख्मी हुई हैं। इन घायलों को नवाबगंज सीएससी में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर उन्नाव से खबर है। रोडवेज बस ने टक्कर मारी है यहां पर नेशनल हाईवे पर, ये देखिए आप। और इस हादसे में ड्राइवर के साथ साथ करीब 25 सवारियां जख्मी हो गई हैं। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। घायलों को नवाबगंज की सीएससी में भर्ती कराया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। कुल 25 सवारियां घायल हैं। ड्राइवर के साथ साथ खड़े हुए डंपर में जोरदार टक्कर मार दी रोडवेज की बस ने। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। इधर मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताब तिवारी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि रात के वक्त श्वेताब तिवारी अपने ऑफिस से निकल रहे थे और इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। श्वेताब तिवारी की हत्या की खबर मिलने के बाद एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीणा भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल श्वेताब तिवारी के परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार किया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों के गठन की खबर है। और हम जानकारी कर रहे हैं कि ये घटना किस वजह से हुई। अभी तक कोई परिजनों के द्वारा और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार से घटना हुई है और किन व्यक्तियों ने किया गया। इनसे पूछताछ अभी की जा रही है। परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं। जो घटनास्थल है उनके जो भी साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और जल्दी इस घटना में जो जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया उनकी जानकारी करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। इधर फर्रुखाबाद में पति पत्नी में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार है और सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। कहा यह जा रहा है कि आरोपी पति पत्नी को रोडवेज बस स्टेशन छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान घर की किसी बात पर दोनों में विवाद हुआ और गुस्साए पति ने पत्नी को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस इस आरोपी पति की तलाश में है। महिला है, ये जयपुर में 8 महीने से रह रही थी और कल ही यहाँ पर आई थी और कल भी पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था और आज शाम को उसी विवाद के क्रम में या अन्य जो भी कारण रहा जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उस क्रम में उसके द्वारा अपनी पत्नी को गोली मारी गई जिसमें उनकी डेथ हो गई है और इसमें परिवार वालों से जो भी तहरीर प्राप्त होगी इसमें आवश्यक धाराओं में मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर श्रावस्ती से है। यहां पर सरयू नहर में एक छात्रा का शव मिला है। अपने घर से यह छात्रा 9 दिनों से लापता थी और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामला गिलौला थाना इलाके के हरिपरपुर सरयू नहर का बताया जा रहा है। छात्रा 7 फरवरी को जेबी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल परीक्षा का एडमिट कार्ड लेने गई थी, लेकिन वापस लौटकर नहीं आई और फिलहाल पुलिस ने
छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच तेज कर दी है। 7 तारीख को प्रवेश पत्र लाने के लिए स्कूल से निकली थी, वही लगभग में 10 बजे 9-10 के बीच में। उसके बाद में घर वापस नहीं आई। हम लोग बहुत खोजबीन के, रिश्तेदार में ही रिश्तेदार के सब को कहीं नहीं मिली। तो 10 तारीख को हमने ऑनलाइन हर जगह FIR दर्ज करवाया। उसके बाद में 11 तारीख को यहाँ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद में आज सुबह हमको SO साहब ने फ़ोन किया कि ये एक बॉडी मिली है वहाँ हरिहरपुर में नहर में, आके देख लो, हो सकता है कि आप ही की बॉडी हो बच्ची की। तब आए देखें तो ये हमारी ही बच्ची। इसी लड़की की गुमशुदगी 11 फरवरी को भिंडरा थाने में लिखवाई गई थी 363 IPC अंतर्गत। और जो युवती का बाप है उसने आके युवती की शिनाख्त कर ली है और इसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। वो किस प्रकार से मरी, क्या परिस्थितियाँ थी, क्या सारी चीज़ें थी। और PM रिपोर्ट में भी काफ़ी चीज़ें आई हैं जो कि किसी प्रकार की कोई एंटीमॉर्टम इंजरी नहीं है, ड्राउनिंग से इंजरी हुई है, ये PM रिपोर्ट में आया है। इसी के अनुसार जो आगे की और कार्रवाई है वो आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, आयुष कॉलेजेस की मान्यता के मामले में फंस गए हैं पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी। जी, पूर्व मंत्री पर मान्यता की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने के बड़े आरोप। UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की मान्यता के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी। STF की चार्जशीट में पूर्व मंत्री के रिश्वत लेने की बात का खुलासा हुआ है। पूर्व मंत्री के PS ने अपने बयान में कबूल की है रिश्वत लेने की बात। PS राजकुमार को STF ने अपना गवाह बना लिया है और इस तरीके से ये फांस पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के ऊपर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप। आपको विस्तार से बताते हैं कि पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी पर आरोप क्या है। आयुष कॉलेजेस की मान्यता के मामले में फंसे हैं पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी। पूर्व मंत्री पर मान्यता की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने के आरोप है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है उनके ऊपर। UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट और PG पोस्ट ग्रेजुएट की मान्यता के लिए रिश्वत लेने के आरोप है। आयुष कॉलेजेस की मान्यता दिलाने के लिए रिश्वत लेने का मामला है। आयुष कॉलेजेस में बिना नीट के एडमिशन का भी आरोप है। STF की चार्जशीट में पूर्व मंत्री के रिश्वत लेने की बात का भी खुलासा हुआ है और पूर्व मंत्री के PS ने अपने बयान में रिश्वत लेने की बात कबूल की है। PS राजकुमार को STF ने अपना गवाह बना लिया है और ये बड़ी बात पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी के कई शहरों में ED की छापेमारी की खबर है। शिक्षण संस्थाओं के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापे मारे हैं। सरकारी योजनाओं के लिए मिले धन के गबन का भी मामला है और फर्रुखाबाद में डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर रेड की गई है। अस्पताल में ED तमाम दस्तावेज भी खंगाल रही है। ED के छापों की खबर पूरे प्रदेश में। सरकारी योजनाओं के लिए मिले धन के गबन का मामला है। कई शहरों में ED के छापे पड़े हैं। फर्रुखाबाद में डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर भी रेड की खबर है। अस्पताल में ED तमाम दस्तावेज खंगाल रही है। पूरे प्रदेश में ऐसे छापे पड़े हैं। कई शहरों में शिक्षण संस्थानों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। अस्पतालों में भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट चित्रकूट से है। निखत अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। ये बड़ी अपडेट। लंच ब्रेक से पहले निखत अंसारी की पेशी हो सकती है। लखनऊ के स्पेशल कोर्ट में होगी निखत अंसारी की पेशी। और निखत अंसारी को किस मामले में जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, एक बार फिर से आपको बता दें। अब्बास अंसारी से बगैर इजाजत मिलने का मामला है। उसके बाद निखत अंसारी को पहले डिटेन किया गया, उसके बाद कस्टडी में भेजा गया और अब लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निखत अंसारी की पेशी होगी जज के सामने। यह बड़ी खबर चित्रकूट से। लंच ब्रेक से पहले निखत अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है लखनऊ स्पेशल कोर्ट में। यह बड़ी और ताजा अपडेट। चित्रकूट जेल में बंद है फिलहाल निखत अंसारी। निखत अंसारी अब्बास अंसारी की पत्नी। अब्बास अंसारी को कल कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया इस कांड के सामने आने के बाद। सवाल होगा आपके मन में कि निखत अंसारी का क्या होगा। आपको बताते हैं,
अब्बास की पत्नी निखत पर एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस निखत की रिमांड की मांग करेगी कोर्ट में। रिमांड मांगेगी पुलिस। जमानत के लिए निखत कोर्ट में अपनी अर्जी डाल सकती है। चित्रकूट की जेल से निखत को गिरफ्तार किया गया था और अभी चित्रकूट की जेल में ही है निखत अंसारी। पति अब्बास के साथ जेल में साजिश रचने का भी आरोप है निखत अंसारी के ऊपर और उसके पास से जेल में आपत्तिजनक सामान मिलने के भी आरोप है। निखत की जेल बदलने पर भी फैसला हो सकता है। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई हमने आपको दी। आज लंच ब्रेक से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निखत अंसारी लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में पेश की जाएगी। फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद है निखत अंसारी। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की बात कर रहे हैं। पहले जो कुछ हुआ वो हम आपको दिखा चुके हैं। निचली अदालत में अर्जी खारिज हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर ओवैसी ने हमला किया है। कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। एमपी है हैदराबाद से। ये बकवास की जा रही है, ये भी उनका कहना है। इस देश में संविधान है और ये देश संविधान से चलता है। सवाल पूछते हैं साथ में कि कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है, ये बकवास की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा एमपी। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर तीखा प्रहार असदुद्दीन ओवैसी का इस सवाल के साथ कि कोई इसे कैसे बना सकता है, ये कोरी बकवास है। ये देश संविधान से चलता है। इस देश में संविधान है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। भारत की आजादी में जिन बुजुर्गों ने अपना खून पसीना सब कुछ लुटाया और इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया, वो उनकी कुर्बानियों को रायगा कर दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फाउंडिंग फादर्स ने, इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? ये नाकामी, सरासर नाकामी, खुली नाकामी है वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है। और आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। हम तो समझ रहे थे कि चीन का नाम लेने से डरते भारत के प्रधानमंत्री, अब तो इनका भी नाम लेने से डर रहे हैं। जो कुछ गुजरात में हुआ वो कौन डिनाई कर सकता है? और फिर सरकार ने क्यों बैन किया उसको अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत? बागेश्वर धाम पर क्या बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी, आइए आपको थोड़ा और विस्तार में बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बरसे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कहा उन्होंने कि कुछ लोग बहुतों की कुर्बानी बर्बाद कर रहे हैं। रायगा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बाबा पर सरकार खामोश क्यों बैठी है। वो बोले कि कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है, हिंदू राष्ट्र की बात बकवास है। ओवैसी ने कहा कि देश का कोई मजहब नहीं है। ओवैसी ने कहा कि इस देश में संविधान है और उन्होंने ये भी कहा कि देश संविधान से चलता है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल महीने में चुनाव मानकर अपनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। 98 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रभारियों को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बूथ से लेकर विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी का एजेंडा सौंप दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। निकाय चुनाव के लिए कमर कस रही है। अप्रैल महीने में चुनाव मानकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और इसके लिए 98 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कई अहम जिम्मेदारियां इन जिला प्रभारियों को सौंपी गई है। बूथ से लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में तैयारी का पूरा एजेंडा इन्हें सौंपा गया है।
आइए आपको भारतीय जनता पार्टी के विजय प्लान के बारे में बताते हैं। भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अप्रैल महीने में चुनाव मानकर ये तैयारी शुरू की गई है। 98 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ साथ जिला प्रभारियों को भी तमाम अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बूथ से लेकर विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी का पूरा एजेंडा इन लोगों को सौंपा गया है। फरवरी मार्च में हर बूथ पर मन की बात का प्रसारण हो, इसको भी इंश्योर करने की बात है। सफाई की समस्या दूर करने के लिए स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान में विधायक और एमएलसीज के साथ जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जनता को जोड़ने के लिए वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधे संवाद की भी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, और ये उसका विजय प्लान है। आपको धन्यवाद देने का समय है क्योंकि एक बड़ी खबर हमारे पास है। बार्क की रेटिंग में एबीपी गंगा नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। इस बात के लिए सिर्फ और सिर्फ दर्शकों का स्नेह जिम्मेदार है और इसीलिए यूपी उत्तराखंड की जो तमाम दर्शक हैं उन सबको हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप सब ने यूपी उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को अपनी पहली पसंद बनाए रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत आभार। बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि यूपी उत्तराखंड की खबरों के लिए दर्शकों की पहली पसंद लगातार बना हुआ है एबीपी गंगा। लगातार दर्शकों ने एबीपी गंगा को स्नेह दिया है, लगातार समर्थन दिया है, लगातार हमारी खबरों को सराहा है, लगातार एबीपी गंगा पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को देखा है। और इसका नतीजा यह है कि बार्क की ताज़ा रेटिंग में भी लगातार एबीपी गंगा नंबर 1 बना हुआ है। रेटिंग्स जो है, ताज़ा रेटिंग्स, वो आपके स्नेह को रिफ्लेक्ट कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह का समर्थन आपने दिया है एबीपी गंगा को। इस हफ्ते भी एबीपी गंगा नंबर 1 की पायदान पर बरकरार है। ये ताज़ा अपडेट, बार्क की रेटिंग में एबीपी गंगा नंबर 1 पर लगातार बना हुआ है पिछले कई हफ्तों से, और ये सब संभव हुआ आपके प्यार की वजह से, आपके समर्थन की वजह से। और इसको प्राप्त करने के लिए एबीपी गंगा की टीम ने कठोर परिश्रम किया है। आप तक तमाम खबरें पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, सबसे विस्तार में पहुंचे, उन खबरों के तमाम पहलू आपको पता चले, इसके लिए एबीपी गंगा की टीम ग्राउंड से लगाए यहां न्यूज रूम तक कठोर परिश्रम कर रही है। और इसको आप सब ने समर्थन दिया है, इसको आप सब ने अपना स्नेह दिया है, और वो साबित हुआ है इस हफ्ते भी बार्क की ताजा रेटिंग में। एबीपी गंगा नंबर 1 पर बरकरार। एबीपी गंगा यूपी उत्तराखंड की खबरों के लिए दर्शकों की पहली पसंद लगातार। समय आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करने का, आभार व्यक्त करने का, क्योंकि यह सब संभव हुआ है आपके समर्थन की वजह से, आपके स्नेह की वजह से। हमने प्रयास किया कि कोई खबर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो आपके लिए जरूरी हो वो आप चूके ना, वो एबीपी गंगा पर आप जरूर देखें, उसे जरूर पाएं, और इसको आप सब ने सराहा। जानकारी आपको देनी है कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा चल रही है। 10वीं और 12वीं के पेपर आज से लेकर 4 मार्च तक चलेंगे। आज से परीक्षा शुरू हुई है। परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी रखी जा रही है। अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही परीक्षा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको बताएं कि श्रावस्ती में भी देखिए आप तस्वीरें, कैसे वहां पर परीक्षा कंडक्ट हो रही है। औरैया में जैसे परीक्षा चल रही है बोर्ड की 10वीं 12वीं की, वो भी आप देख पा रहे हैं। कानपुर की तस्वीरें भी बोर्ड की परीक्षाओं की हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। और इसके अलावा चंदौली, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चंदौली में कैसे परीक्षा चल रही है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में भी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं 10वीं और 12वीं की, और अम्बेडकर नगर में भी बोर्ड की परीक्षा चल रही है। पहला दिन है आज। इटावा में भी जैसे परीक्षा चल रही है वैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन जिलों के अलावा कुछ और तस्वीरें भी हमें मिली हैं। आप देखिए अलग अलग जिलों से, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, इन तमाम जिलों में कैसे परीक्षाएं बोर्ड की आयोजित की जा रही हैं, कैसे पहले दिन ये पेपर्स चल रहे हैं वहाँ पर, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तमाम जो तस्वीरें हैं वो आज की शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा की सारी कहानी आपके सामने रख रही हैं, आपको बयान कर रही हैं। पूरी मुस्तैदी है वहाँ पर परीक्षा से संबद्ध
कर्मचारियों की, चूंकि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और जो विद्यार्थी ईमानदारी से परीक्षा दे रहे हैं उनको उनकी ईमानदारी का लाभ मिलना चाहिए। और इसी बीच जोशीमठ से बर्फबारी की बहुत खूबसूरत तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव घांघरिया में भारी बर्फबारी की खबर है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। घांघरिया में करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम यात्रा पड़ाव घांघरिया का निरीक्षण करने जा पहुंची है और इस दौरान बर्फ के चलते घांघरिया से 2 किलोमीटर पहले ही टीम को वापस लौटना पड़ा है। इतनी जबरदस्त बर्फबारी। तस्वीरें आप स्क्रीन पर, जोशीमठ की तस्वीरें आप देखिए। घांघरिया से 2 किलोमीटर पहले ही इस टीम को वापस लौटना पड़ा। निरीक्षण करने गई थी लेकिन भारी बर्फबारी और बर्फबारी के चलते इस टीम को वापस लौटना पड़ा है। गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम को 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फ की सफेद चादर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।